A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your BST teacher. Today we'll be studying the solution of business studies. अभी मैंने एक बहुत बड़े से सा कमेंट पढ़ा है एंड आई फील लाइक कि भाई इतनी जल्दी क्या है यहाँ से भागने की, पहले सॉल्यूशन तो देखते जाओ, उसके बाद थैंक यू लिख लेना तुम लोग. ओके, तो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस स्टडीज. आई होप कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत सुंदर सा, बहुत इजी सा आया था. इजी इन द सेंस कि हाँ, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा ट्रिकी थी, बट स्टिल इट वाज गुड इनफ कि हाँ, आप उसको नाइसली अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, तो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, सबसे पहले चीज बोली गई है कि आपको वो लीडरशिप स्टाइल बतानी है दैट इनेबल्स क्विक डिसीजन मेकिंग. तो ये जिस बच्चे का पेपर है अर्पित, ऑलरेडी उसने मेरा 70% काम आसान कर दिया क्योंकि उसके सारे आंसर सही है. तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है नेम द लीडरशिप स्टाइल. तो ऑब्वियसली इट इज अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इंसान को, या मान लीजिए पैटर्नलिस्टिक है या कोई भी है, तो उसमें अगले से पूछना पड़ रहा है, लेकिन अथॉरिटेटिव इज समथिंग जिसमें कोई भी पूछना या कुछ भी नहीं पड़ रहा है. नेक्स्ट वन इज कि स्नेहा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और उसको ऑफिस जाना है, बट कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको अलाउ किया गया है कि वो अपने कन्वीनियंस पर आ सके. उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक आवर के लिए हर हफ्ते काम करना है. तो ये कौन से तरीके का इमर्जिंग ट्रेंड है? तो ऑब्वियसली दिस इज फ्लेक्सी टाइम. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट कहता है कि विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिड्यूसेस द बायस ऑन द पार्ट ऑफ रेटर्स, की रेटर्स के बायस ऑन द पार्ट ऑफ रेटर्स, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो एकदम ही एग्जामिन, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम उसका बना हुआ है. तो ये कौन सा एरिया है? तो दिस इज मेरिट ग्रेडिंग. ठीक है. द नेक्स्ट वन की नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज कि गिव द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ एसएमटी. तो इट इज सेल्फ मैनेजिंग टीम्स. यही वाला एक चैप्टर है जो मैंने नहीं करवाया अलोंग विद स्टाफ सेपरेशन, फिर भी मेरे बच्चों ने पढ़ लिया. HRM is dash in nature as it involves the application of knowledge from sociology, anthropology, psychology and economics. So ये कौन सा है? ये है interdisciplinary. ओके, ये काउंसिल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, ब्लैंक दे देगा, उसके बाद कहेगा सब पढ़ो. एज पर द कंपनीज एक्ट, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास कितने होने चाहिए मिनिमम? तो मिनिमम शुड बी 7 मेंबर्स. फिर है ये डैश कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस है दैट इज डन वाया इंटरनेट वेयर इन गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो ये हो जाता है ई बिजनेस. ठीक है, ई कॉमर्स उसका हिस्सा होता है. दिस विल बी ई बिजनेस. डैश इज द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक transmitting messages, so that is email. Then next one, which of one of the following is not a part of job specification. थोड़ा सा ये ट्रिकी था क्योंकि आई थॉट कि फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, बट फिजिकल अपीयरेंस भी आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है. जॉब स्पेसिफिकेशन आपकी वो एसेंशियल या डिजायरेबल क्वालिटीज होती हैं जो पूछी जाती हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, फिजिकल अपीयरेंस में आ जाता है आपका हाइट, वेट. ठीक है, मतलब ये सब जितना भी आपका फिजिकल अपीयरेंस है, आप पुलिस का भी पेपर अगर कभी सुना होगा उसके बारे में भी, तो उसमें भी मांगा जाता है. तो फिजिकल अपीयरेंस उसमें आता है. जॉब एक्सपीरियंस मांगा जाता है. जॉब टाइटल हो जाता है आपका, भले ही स्पेसिफिकेशन में वो दिया हुआ होता है ऊपर, लेकिन जॉब टाइटल आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा होता है मेनली. तो इसीलिए इसका हिस्सा नहीं होता है. जॉब टाइटल विल बी द करेक्ट आंसर. नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इज जॉब टाइटल. फिर बोला गया है कि द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ एबीसी लिमिटेड, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी अथॉरिटीज को जो थेफ्ट हुआ था उस पर. तो जस्ट बिकॉज कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, तो ये किसका हिस्सा होता है? ये होता है स्पेशल रिपोर्ट का हिस्सा. अब इसमें बोला गया है कि ये स्पेशल और रूटीन दो ही तरह की रिपोर्ट्स थी मेनली. तो इस रूटीन रिपोर्ट जो हमें पेरियोडिकली देनी होती है, और ये वाली थी दैट इज स्पेशल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जाती है. जहां जहां पर पेरियोडिक है उन सबको हटा दो, तो बचा ये तीसरा वाला दैट इज इंफॉर्मेशनल होती है. आप उसका एनालिसिस बता रहे हो, चीज मतलब क्या हुआ है वो बता रहे हो, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ फैक्ट्स बता रहे हो. प्राइवेट होती है
किसी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी को जाएगी, कॉन्फिडेंशियल होती है, कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं गिवन है बाय एनी ऑफ द पर्सन, कंपनी और समथिंग, एंड स्पेशल रिपोर्ट होती है जिसमें आप रीजंस भी देते हो, अपना एनालिसिस उसमें शो करते हो। फिर लिखा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसफर जो है वो it is done to stabilize unemployment when a particular department or branch is understaffed, तो this is production transfer। ठीक है, जिसमें हम लोग कभी ओवर स्टाफ या अंडर स्टाफ होता है तो हम लोग एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में उसको शिफ्ट करते हैं पीपल को। फिर नेक्स्ट चीज बोली गई है पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इज सूटेबल व्हेन द वर्क इज रेपिटेटिव इन नेचर। हाँ बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। क्या बोला गया है, और फिर पीस रेट सिस्टम जो है वो इनसिक्योरिटी लेकर के आता है वर्कर्स में, क्योंकि मिनिमम वेजेस नहीं गारंटीड होती है, ये भी ट्रू है, बट इस तारीफ का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें सही दी गई हैं, तो दिस इज बोथ असर्शन और उसकी जो रीजनिंग है वो सही है, पर ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर्स दोनों सही है। नेक्स्ट वन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला बोला गया कि डिसमिसल के प्रोसीजर में क्या सब ये जो हम लोग एम्प्लॉय से एक्सप्लेनेशन सीख करते हैं जो भी उन्होंने कंडक्ट किया है उसका, तो यस इट इज ट्रू। फिर सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है, ट्रू। रिफ्रेशर ट्रेनिंग वो तरह की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को किसी भी पुरानी जॉब स्किल जो एब्सोल्यूट हो गई है उसके नया तरीका समझाते हैं उसको, दिस इज ट्रू। ग्लोबलाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर दी है, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, नेक्स्ट इसका दूसरा वाला हिस्सा आता है जिसमें कुछ चीजें तो बहुत ही बेसिक दी हुई हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग मेजर हिंड्रेंस है, हाँ है, तो उसके अलावा यू हैव टू राइट, आप उसके अलावा लिख सकते हो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस होती हैं, आप उसके अलावा लिख सकते हो उसमें कि रेजिस्टेंस टू चेंज होता है। फिर टू बेनिफिट्स आपको बताने हैं, एम्प्लॉयर को ये चीज कैसा फायदा देगी, तो एम्प्लॉयर को फर्स्ट थिंग उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो मतलब उनको बेटर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि उनके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, और जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े ट्रेंड है तो उसीलिए उनका जो कॉस्ट है, चीजों को वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेचुइटी इसमें दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल, इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स ही मेंशन करने थे, नॉट मोर देन 2। कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप, जिसमें जो लीडरशिप स्टाइल है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। हमने इसमें एग्जांपल दिया था कि जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में आते हैं उनको बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं, बट बाय द टाइम आप क्लास 12th में आते हो आप बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट हो चुके होते हो। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेलिंग देम till delegating the responsibility or authority, that is situational leadership। प्रमोशन के टाइप लिमिटेशंस दिए हुए, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने किया था इसको। ठीक है, फिर उसके बाद अब एक और सुंदर सा क्वेश्चन आता है, द पिक्चर इज गिवन below and you have to answer the questions that follow। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है फाइनली आई हैव अचीव्ड इट, तो वो बोल रहा है वेल डन मिस रो, कीप इट अप। ठीक है, एंड यहाँ पर वो कह रही है सुपर्ब, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। तो ये आप देख सकते हो, एक तो ये बच्चा खुद, ये पर्सन जो है वो खुद बहुत खुश है। एस्टीम, ठीक है, पूछा जाएगा भी कि कौन सी नीड है। फिर उसके बाद ये जो है ये इनको क्या कर रहे हैं, ये इनको मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रेजल अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है यू हैव टू आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट इज इंडिकेटेड। 2 फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कौन सा फैक्टर है, 2 फैक्टर थे उसमें, हाइजीन और मोटिवेशन, तो ये कौन सा वाला फैक्टर है, दिस इज मोटिवेशन फैक्टर। फिर पूछा गया है कौन सी नीड है मिस्टर रॉय की दैट इज बीइंग सैटिस्फाइड, तो ऑब्वियसली दिस इज एस्टीम नीड। हम इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वहां पर we have reached our full potential और हमें दूसरों के ओपिनियन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। बट एस्टीम नीड में आप 2 चीजें आती हैं एस्टीम नीड्स में, माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स। मैं खुद को भी मतलब आई एम माई फेवरेट ऑल्सो, और लोग भी मुझे पसंद करें, तो दैट इज एस्टीम नीड। तो क्या बोला गया कि कौन सी नीड है जो दैट इज बीइंग सैटिस्फाइड, तो दैट इज एस्टीम, 4th नीड। और उसके बाद एक्सप्लेन द नीड दैट इज बीइंग सैटिस्फाइड, तो इसी को ही एस्टीम नीड को ही आपको एक्सप्लेन करना है।
फिर कंपलसरी रिटायरमेंट जो एक स्पेसिफिक एज या एक नंबर ऑफ ईयर्स के ड्यूरेशन के बाद होता है। परमानेंट पार्ट टाइम क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो 20 to 35 और 38 आवर्स के लिए वो वर्क करता है स्पेसिफिकली, या मतलब पार्ट टाइम वर्क करता है बट ही इज अ परमानेंट मेंबर देयर। फिर अपेंडिक्स रिपोर्ट में क्या होती है, तो जो भी एडिशनल चीजें हम लोग उसमें ऐड करते हैं, मान लो हमने ग्राफ्स चार्ट्स ये सब ऐड किए हैं, हमने क्वेश्चनर ऐड किया है उसमें, या फिर कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो वो अपेंडिक्स का हिस्सा होता है और ये आपकी रिपोर्ट को कंप्लीट बनाता है और एनालिटिकल बनाता है, इंटरप्रिटेशन में आसानी होती है। फिर पूछा गया है कि एक्सप्लेन BIS, तो BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो आपका बिजनेस रेगुलेटर्स वाले हिस्से में आया था। ओके, फिर आउटसोर्सिंग के एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने। उसके बाद नेक्स्ट इज इंट्रा बी, जिसमें आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मैंने इसमें एग्जांपल दिया था आपको बैंक वाला, बैंक का जो सर्वर्स होता है उसका एग्जांपल दिया था, तो ये आप इसमें मीनिंग विद एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस का दिया था कि जो भी लाइसेंसेस और ये सब चीजें, हाँ बिजनेस टू गवर्नमेंट, हम जब कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो वो बिजनेस टू गवर्नमेंट जाएगा, गवर्नमेंट जब हमें उसका डॉक्यूमेंट दे रही है तो वो गवर्नमेंट टू बिजनेस जाएगा। ओके, उसके बाद इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेड क्रेडिट और वेंचर कैपिटलिस्ट, 2 मार्क्स का ये होता है। फिर आपको प्रोडक्शन मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स बनाना है, 4 वाला हिस्सा था ये, हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी, ऐसे करके आपको 4 पार्ट्स हैं, तो उसमें से कोई भी 3 एक्सप्लेन करने थे। फिर 2 सोर्सेज ऑफ ई रिक्रूटमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कल हम लोग ने किया था इंट्रानेट इंटरनेट वाला। स्टाफ सिलेक्शन और रीजंस बताने कि क्यों ये नेगेटिव प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। फिर आता है ऑर्डर लेटर। अब देखो ऑर्डर लेटर में आई होप आपने यही वाली चीज की होगी। अनुप्रिया स्पोर्ट्स स्टोर जो है उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया है फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जब टेबल बनाना था, अगर आप लोगों ने टेबल बनाया है तो उसमें यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, ठीक है, जो भी सामान है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेसिफिक दिया ही हुआ है, गणित अपना मत लगाना प्लीज, डोंट टेल मी कि ये वाला हिस्सा हमने नहीं लिखा और हमने अपने से 2000 का 200 कर दिया है। नेम ऑफ द आइटम शुड बी देयर और उनकी क्वांटिटी, या प्राइस पर यूनिट आप लिख सकते हो, यहाँ पर इतना भी है, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है ना, तो वो लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक। और उसके बाद 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये पूरा सुंदर सा टेबल बना करके उसको आपको लिखना था। सेम वही लेटर कॉपी कर सकते हो ऑर्डर लेटर में, बस जो मेन मेरा हेड होना था वो किसके हिसाब से होना था, अनुप्रिया स्पोर्ट्स स्टोर, और किससे ऑर्डर जाना था, राइट साइड में यहां पर लिखना था 2 करके, देवेश एंटरप्राइज के नाम से, ठीक है, और रेफरेंस नंबर सब्जेक्ट के बाद जाना था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब यही आपकी काम की चीजें थी जो इसमें आपने करनी होनी चाहिए थी। फिर लास्ट का क्वेश्चन है द पैसेज, लास्ट ही तो क्वेश्चन है ये, यस लास्ट क्वेश्चन है। द पैसेज सेज कि एनी और नवीन फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो कि अपॉइंटेड हैं बाय सम स्कॉटिश ऑटोमोबाइल लिमिटेड। उनको इंफॉर्मेशन है एनी कुछ चेंजेस चाहती है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में, लेकिन वो हेजिटेंट है अपने सुपीरियर को ये चीज बताने के लिए, जो कि मिस्टर शाह हैं। तो वो नवीन को बता देती है और एनी और नवीन पीपीटी बनाते हैं एनी के आइडियाज पर, और एनी ये जो है ये मतलब एनी के बिहाफ पर नवीन उसको प्रेजेंट करता है मिस्टर शाह को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। आप इसकी जगह पर, या सिर्फ साइकोलॉजिकल, या फिर आप उसकी जगह पर हेजिटेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो ये आप पर्सनल बैरियर के में भी, अगर आपने पर्सनल बैरियर भी लिखा है तो वो भी इसमें लिख सकते हो। फिर लिखा है कि कुछ मेजर्स या कुछ वेज आप सजेस्ट करो, सिर्फ पूछा गया कौन सा बैरियर है, सिर्फ आपको उसकी मीनिंग ही लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोई भी 3 वेज उसके बता दो कि ये कैसे सही हो पाएगा। तो द पर्सन शुड बी ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल, देयर शुड बी इनफ फीडबैक जो उसको दिया जा सकता हो, ग्रेप वाइन स्ट्रैटेजी को, मतलब ग्रेप वाइन को स्ट्रैटेजिकली यूज करना हो,
लिबरल एनवायरनमेंट हो एंड हेड्स की तरफ से मोटिवेशन और असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। फिर आपको नेम और एक्सप्लेन करना है एनी और नवीन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार का है, द काइंड ऑफ या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में सेम डिपार्टमेंट या सेम लेवल के लोगों के लिए है। नवीन और मिस्टर शाह में कौन सा है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। और वर्टिकल का भी कौन सा हिस्सा है, अगर नवीन टू मिस्टर शाह जा रहा है तो ये डाउनवर्ड्स प्रेजेंट्स इट टू मिस्टर शाह। तो दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम नवीन, इट इज गोइंग टू मिस्टर शाह, बट करेक्ट आंसर इसका वर्टिकल ही होगा। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड वाला क्योंकि मीटिंग है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स विल बी देयर। तो दिस इज ऑल। अगर कुछ नहीं समझ में आए यू कैन डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड keep preparing for your next exam. Best wishes. Thank you. And thank you for so many lovely comments. BST I started because one of my student पिछले साल का asked me कि मैम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर आई हैड परचेज द बुक एंड देन gave it here. बट इन केस आपको थैंक यू का मुझे रिटर्न में कुछ देना है तो प्लीज यू कैन डू शेयर दिस चैनल विद योर जूनियर्स, जिनको आपको पता है कि क्लास 11th वाले अब 12th में जाएंगे और उनको पढ़ना है और हम अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता हो तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।